नमस्ते छात्रों, आप सभी लोग को 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड लेक्चर में आप सभी लोग को स्वागत है। आज हम सब लोग थर्ड लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने चार्ज को प्रॉपर्टी पढ़ा था कि चार्ज का दो प्रॉपर्टी था। एक था एक क्या था? तो एक था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरा क्या था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये सभी चीज़ मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुका हूँ। ठीक? तो आज अब जो हम सभी लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ है क्या? सबसे पहले ये बात जानते हैं, इसके बाद इस पे क्या लिखा हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कूलम्ब्स लॉ क्या है भाई साहब? कि दो जो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में क्या लगता है? बल लगता है। वो कौन सा बल लगता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। कैसा बल लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अब वो कैसा चार्ज होना चाहिए? तो चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिंदु आवेश होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बाबू? बिंदु आवेश होना चाहिए। और वो भी क्या? पॉइंट चार्ज स्टेशनरी होना चाहिए। स्टेशनरी इट मींस कि दोनों पॉइंट चार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रुका हुआ होना चाहिए। दोनों पॉइंट चार्ज गति में नहीं होना चाहिए। इस लेक्चर का मेन फोकस यही है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक ही बात पढ़ेंगे कि ये जो चार्ज होगा वो कहां पे होगा? रेस्ट में होगा। चार्ज कहां पे होगा? रेस्ट में होगा। और चार्ज जो होगा वो कैसा चार्ज होगा? तो पॉइंट चार्ज होगा। हाँ, आपको कहीं लेक्चर में, बहुत सारे लेक्चर में मिलेगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए चार्ज क्या है, किसी रड पे ये रड दे दिया और इस पे क्या है? पूरा चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। मगर इसके लिए भी हम इसे पॉइंट चार्ज में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। फिर इसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले अभी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं अब कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? इसके बाद तो बहुत सारे बात पढ़ेंगे। मगर ये पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक का मेन जो है, जो बेस कहते हैं, बेस यही है। इसी से हम हर एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और हर एक डेरिवेशन यही सब का मेन लॉजिक है। यही से हर एक डेरिवेशन स्टार्ट होगा। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट द टू टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज आर सेपरेटेड बाय द सम डिस्टेंस। किससे हो? कुछ दूरी से अलग हो। और सबसे मेन बात क्या, कौन है? स्टेशनरी है। और क्या है? पॉइंट चार्ज है। क्या है बाबू? पॉइंट चार्ज। कैसा होना चाहिए? आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में होना पढ़ूंगा, जितना भी चीज पढ़ूंगा वो स्टेशनरी होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? पॉइंट चार्ज होना चाहिए। separated by the some distance, then the electrostatic force acting on it। उसके ऊपर क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा कि इधर लगेगा कि इधर लगेगा कि इधर लगेगा। अब ये बात डिसाइड करेगा कि नेचर ऑफ चार्ज। कौन डिसाइड करेगा नेचर ऑफ चार्ज? ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी ये बात यहां पे समझते हैं। तो कैसा होना चाहिए बाबू? पॉइंट चार्ज होना चाहिए और स्टेशनरी होना चाहिए। तब उसके ऊपर कौन बल लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक बल लगेगा। कैसा? स्थिर विद्युतीय बल लगेगा। कैसा बल लगेगा? स्थिर विद्युतीय बल। अब स्थिर विद्युतीय बल कितना लगेगा? तो वो कौन बताया? कूलम्ब साहब ने बताया। ये कहा कि जब दो पॉइंट चार्ज यदि स्थिर हो और एक दूसरे से यदि r दूरी से अलग हो, तब दोनों पे विद्युतीय बल लगेगा। और वो बल जो होगा, जो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, अर्थात कि जो विद्युतीय बल होगा वो समानुपाती होगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के। यहाँ पे लिखा हुआ है डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू पॉइंट चार्ज। दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती होगा। फिर दूसरा बात उन्होंने ये कह दिया कि यदि दो चार्ज यदि एक दूसरे से यदि r दूरी से अलग हो, कितने दूरी से? r दूरी से अलग हो, तो उसके ऊपर विद्युतीय बल लगेगा। और वो बल जो होगा, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन ऑफ टू पॉइंट चार्ज, दोनों चार्ज के बीच के दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये जो बल होगा, जो फोर्स F जो होगा, दोनों चार्ज के बीच के दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। तब हम सभी लोग, आप सभी लोग जानते होंगे कि यदि LHS, इसे हम LHS मान लेते हैं और इसे क्या? RHS मान लेते हैं, और ये भी LHS
और ये क्या अपना आरएचएस। तो यदि एलएचएस बराबर है तो क्या होगा, आरएचएस भी बराबर होना चाहिए। ठीक, तो हम सब लोग ये जानते हैं कि यदि प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो क्या लाते हैं, एक कांस्टेंट लाते हैं। क्या लाते हैं बाबू, कांस्टेंट लाते हैं। तो हम जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को एलएचएस बराबर है तो ये आरएचएस में आ जाना चाहिए। एफ इज इक्वल टू, यदि समानुपाती को हटाए, समानुपाती प्रोपोर्शनैलिटी को हटाए तो एक कांस्टेंट क्या ले लिए, के ले लिए। के Q1 इंटू Q2 बाय क्या, आर स्क्वायर। क्या हो गया बाबू, आर स्क्वायर। अच्छा स्मॉल आर है, क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, एकदम हो गया। यहां तक बात समझ में आया कि हम समानुपाती को हटाए तो क्या ले लिए, एक कांस्टेंट ले लिए। बात क्लियर। यही या इसको हमसे लोग क्या लिख देते हैं, एफ इज Q1 इंटू Q2 बाय कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, आर स्क्वायर। ये क्या है बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्टैटिक फोर्स है। या यही, यही क्या है, कूलाम्ब फोर्स है। क्या है, कूलाम्ब फोर्स है। कूलाम्ब साहब ने इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए ये कौन सा फॉर्म में है बाबू, तो स्केलर फॉर्म में है। कौन फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म में है। ठीक, अब इसका वेक्टर फॉर्म भी होगा। क्या होगा बाबू, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो सबसे पहले ये बात समझिए। पहला फिर से इसे रिमाइंड कर लिया जाए एक बार। क्या होना चाहिए, चार्ज जो होना चाहिए स्टेशनरी होना चाहिए। चार्ज कैसा होना चाहिए, तो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। जब ये फोर्स किसके बराबर होगा, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इनटू क्यू टू। अर्थात कि फोर्स जो होगा, ये बल जो होगा, दोनों चार्ज के क्या होगा, गुणनफल के, मैग्नीट्यूड के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। बीच के दूरी के क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बीच के दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। जो समानुपाती अर्थात प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। कांस्टेंट मैंने क्या ले लिया, के ले लिया। के कांस्टेंट ले लिए तो यहाँ क्या, Q1 इंटू Q2 बाय क्या, आर स्क्वायर। के को हम क्या लिख दिए, के इक्वल टू, हमसे लोग यहाँ पे लिखते हैं के इक्वल टू कितना, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 10 टू द पावर 9 होता है न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। इसका जो एसआई यूनिट होता है के का, इसी को हम कूलाम्ब कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम्ब का कांस्टेंट कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब कि विद्युतीय नियतांक कितना है, तो के को हम क्या कहते हैं, विद्युतीय नियतांक कहते हैं या कूलाम्ब कांस्टेंट भी कहते हैं। कूलाम्ब कांस्टेंट कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका वैल्यू कितना होता है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। बात क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया ना। अब हम आते हैं इसको क्या, वेक्टर फॉर्म पे आते हैं। हमसे लोग वेक्टर फॉर्म, फिर से आपसे लोग को मैं इसी लेक्चर में बता दूं, इसमें बता दूं क्या आपसे लोग को। साथ ही आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब चैनल @AC क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। हाँ, इसी लेक्चर में बता देता हूँ। देखिए, बहुत आसान बात है, आसान बात है, बहुत आसान बात है, कोई हार्ड नहीं है। इतना बात समझ में आया तो वो भी बात समझ में आएगा। ठीक, हमसे लोग देखिए कि पहले इसके बारे में कुछ और बात बता देते हैं, इसके बाद वेक्टर फॉर्म में आएंगे, दूसरा लेक्चर में वेक्टर फॉर्म में आते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा कि जो फोर्स है, ये जो कूलम्ब फोर्स है, कैसा फोर्स है बाबू, तो ये सेंट्रल फोर्स है। लिख लीजिए पॉइंट बना करके, कूलम्ब फोर्स कैसा फोर्स है बाबू, तो सेंट्रल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स। कौन सा फोर्स है बाबू, सेंट्रल फोर्स है। अब सेंट्रल फोर्स बात हम आपको समझाते हैं कि आखिर सेंट्रल फोर्स क्या होता है। ठीक, फिर ऊपर मिटा दिया जाए, ऊपर मिटा देता हूं। ठीक है, ऊपर मिटा देता हूं, यहां मिटा देता हूं इसको। फिर इस बात को, फिर जो ये होता है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसके किसके ऊपर लगता है बाबू, इसका जो लिमिटेशन, मतलब कि इसका जो लिमिटेशन है, कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन, या लिमिटेशन लिख लीजिए क्या, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ
लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि ये जो फोर्स लगता है कैसा लगता है बाबू, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द सेंट्रल फोर्स, कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। ये दो चार्ज के बीच सेंटर टू सेंटर लगेगा, कैसा लगेगा, सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब क्या कि चार्ज ये Q1 है और ये क्या है, चार्ज Q2 है। तो ये चार्ज जो Q1 है और Q2 है, इसका तो सेंट्रल, इसका रेडियस तो मालूम नहीं है। तो मैंने क्या किया कि इस लाइन को इसके अंदर से लेकर के इसके अंदर तक, इस दोनों लाइन को इसको सेंटर टू सेंटर मैंने मिला दिया, ठीक। तो ये लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा इसी लाइन पे लगेगा, या तो इधर लगेगा, या तो इधर लगेगा, या तो इधर लगेगा, ठीक है ना, या नहीं तो इधर लगेगा, ठीक। तो ये कैसे डिसाइड करेगा, ये तो नेचर बताएगा, ये तो मैंने पहले भी बता दिया हूँ कि नेचर ऑफ चार्ज ये डिसाइड करेगा कि फोर्स किधर लगेगा। मगर ये बात सत्य है कि फोर्स जो लगेगा यही लाइन पे लगेगा, कहने का मतलब क्या, कि यही स्ट्रेट लाइन पे लगेगा, ये स्ट्रेट लाइन पे ही लगेगा। ये कोई कहेगा कि इधर फोर्स लगेगा, इधर नहीं लगेगा, इधर लगेगा तो इधर भी नहीं लगेगा, कहेगा इधर लगेगा, इधर भी नहीं, इधर लगेगा तो नहीं लगेगा, इधर लगेगा तो नहीं लगेगा, इधर लगेगा तो नहीं लगेगा। आखिर फोर्स किधर लगेगा? तो बस यही लाइन पे लगेगा, कहाँ पे? यही लाइन पे, या तो अंदर लगे चाहे बाहर लगे, मगर लगेगा क्या? यही लाइन पे, जो ये दोनों चार्ज को मिलाने वाले जो लाइन है, यही लाइन पे लगेगा। तो यही कह रहा है कि ये सेंट्रल फोर्स है, जो फोर्स एक्टिंग ऑन, इसी बात को और आगे लिखते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन, एक्टिंग ऑन द line of joining of two point charge, कहाँ लगता है? लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट चार्ज, ठीक। नेक्स्ट दूसरा बात लिख लीजिए इसका, जो फोर्स, दूसरा लिमिटेशन, लिमिटेशन ये कहा कि फोर्स एक्टिंग ऑन, एक्टिंग ऑन, एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन, एक्टिंग ऑन टू पॉइंट चार्ज, टू पॉइंट चार्ज कहाँ पे लगेगा? दो पॉइंट चार्ज पे ही लगेगा। नेक्स्ट बात लिख लीजिए कि पॉइंट चार्ज आर स्टेशनरी, पॉइंट चार्ज कैसा होना चाहिए बाबू? तो रुका होना चाहिए। पॉइंट चार्ज आर स्टेशनरी, कैसा होना चाहिए? तो पॉइंट चार्ज रुका होना चाहिए। ये था इसका लिमिटेशन, ठीक। अब देखिए, यहाँ तक हम सभी लोग ने पढ़ लिया कि भाई साहब कूलम्ब साहब कहा, क्या कहा, ठीक है, ये फोर्स कहाँ लगेगा, ये ठीक है, ये फोर्स कहाँ लगेगा, इसके बाद जो फोर्स लगने का जो नेचर है, ये फोर्स लगने, नेचर कहने का मतलब क्या, कि अब ये तो चार्ज फोर्स जो किधर लगेगा, नेचर ऑफ फोर्स मतलब कहने का मतलब क्या, कि इन द डायरेक्शन ऑफ, नेचर ऑफ फोर्स कहने का मतलब ये, कहने का मतलब ये कि फोर्स जो होगा ये दोनों चार्ज के बीच में लाइन, मतलब दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन पे लगेगा, या दोनों चार्ज के मिलाने वाले लाइन के बाहर लगेगा, या इस साइड लगेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो चार्ज का नेचर डिसाइड करेगा कि चार्ज किस तरीका का है, ठीक। यहाँ तक मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म बताया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हमसे लोग पढ़ेंगे इसका वेक्टर फॉर्म। इसके बाद हमसे लोग उस लेक्चर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट चार्ज के कारण से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये सभी लेक्चर ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी अब तक इतना बात समझ में आया? यदि इतना बात समझ में आया तो आप सभी लोग ने बहुत बात समझे, ये बात मान के चलिए, क्योंकि इसी पे अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक चलता है। ये बात यदि आपको समझ में आया ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का आपको हर एक डेरिवेशन समझ में आएगा। ये मेरा वादा है और गारंटी है। ये आप मुझसे लिखा लीजिएगा कि कोई ऐसा डेरिवेशन नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा, यदि ये बात आपको समझ में आया हो तो। ठीक? आपसे लोग से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको वेक्टर फॉर्म पढ़ाऊंगा, इसका कूलम्ब्स लॉ का। इसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फिर डायपोल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आपसे लोग रिक्वेस्ट है अपना यूट्यूब चैनल @acpc क्लासेस क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।